गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज इस सीरीज़ का जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक का पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का भूगोल है, चैप्टर 8 है हमारा राज्य बिहार। तो देखते हैं हमारे राज्य बिहार में क्या क्या चर्चा किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नौगहिया गौनाहा मध्य विद्यालय के कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। वाह, क्या बात है। देखिए, ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए एक गौरव का विषय है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं और ये नेपाल से पढ़ने आते हैं यहाँ पर। तो तो चलिए हम लोग देखते हैं जो ये पश्चिमी चंपारण के कौन सा एरिया है, गौनाहा, जहाँ पर कहाँ से, नेपाल से बंदे आते हैं पढ़ने के लिए। छात्राएं आती हैं, कई छात्राएं प्रतिदिन पढ़ने आती है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि बिहार अपनी शिक्षा की अलख जगाए हुए है, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी है जो हम लोग के बीच विद्यमान हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनशा के निकट की जाती है। अब ये चीज़ समझना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राजमार्ग संख्या 2। अगर आप कभी कर्मनाशा के निकट से गुजरिएगा ट्रेन से, तो यू विल सी दिस रोड, आपको ये जो हाईवे है वो दिखाई देगा। आगे मूव करते हैं। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेन लेट हो जाते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 में दरार पड़ने से राजू के दादाजी पटना आज नहीं पहुंच सके। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको चर्चा की गया है। हम लोग आगे मूव करते हैं। गुरुजी ने बच्चों को के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोच कर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे पर अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये जो क्वेश्चन है पूर्वी राज्य का, पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आइदर बिहार नॉर्थ इंडिया का पार्ट है या नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है या ईस्ट का पार्ट है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत का मतलब ईस्ट इंडिया का ये पार्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो पूरब से पश्चिम की तरफ 483 किलोमीटर लंबी है। पूरब से लेकर के पश्चिम, डैट मीन्स ये जो लैटीट्यूड है, लैटीट्यूडनल एक्सपेंसन जो है वो 483 किलोमीटर है अपना बिहार का, 483 किलोमीटर। नेक्स्ट, दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। तो ये तो इजी याद रहेगा, 3 4 5। दक्षिण से मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन जो है 345 किलोमीटर है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से जाते हैं, ऐसे घर को पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरीके से राज्य से सटे दूसरे राज्य भी पड़ोसी कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे कि पड़ोसी का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बिहार के उत्तर में जो है नेपाल देश है। ये जो है कंट्री है, नॉट स्टेट, याद रखिएगा। पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये हमारा एक्चुअली वो है, आपको पड़ोसी स्टेट्स एंड नेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रशासनिक सीढ़ियाँ। प्रशासनिक सीढ़ियाँ हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो इसमें ये कह रहा है कि गुरुजी ने बताया कि इतने बड़े राज्य की प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है। 9 प्रमंडल, 38 जिला, याद रखिएगा। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। जिले में अनुमंडल होते हैं, अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। मतलब कि अनुमंडल कहने का मतलब है सब डिवीज़न, प्रखंड कहने का मतलब है ब्लॉक। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है, मतलब देयर आर टोटल 534 ब्लॉक्स। ये प्रखंड कई पंचायत से मिलकर के बनते हैं, मतलब कि एक प्रखंड में कई सारे पंचायत होते हैं जनरली। आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक चौहद्दी का इन्होंने बात बताया कि किस तरीके से चौहद्दी को देखा जाता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट चीज़ मूव करते हैं, वो देखते हैं जलवायु। तो बिहार के पूर्व में गर्म एवं आर्द्र जलवायु है एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु होता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। आपको इजली समझ में आ गया होगा कि जो पूरब का क्षेत्र है वो गर्म और आर्द्र है, मतलब कि देयर इज़ जो
पानी की क्वांटिटी, वाष्प की क्वांटिटी है, यू विल फाइंड इन दिस। एंड इवन गर्म भी होता है। पश्चिम में गर्म और शुष्क है, मतलब नमी आपको कम मिलेगा और गर्मी भी ज़्यादा मिलेगा। और ये पश्चिमी किस साइड का बात कर रहा है? बिहार के पश्चिमी। डैट मीन्स आपका ये रोहतास साउथ पश्चिमी में चले जाइएगा तो ऊपर में चले जाइएगा तो गोपालगंज, सिवान, सारण। नेक्स्ट कमिंग टू द मूव, गर्मी का मौसम का कैसे पता चलेगा? तो ये गुरुजी बता रहे हैं यहाँ पर कि जो कॉमन फीचर रहता है, तो यहाँ पर जो हमारे बिहार में गर्म हवाएं बहती है गर्मी के दिनों में, उसको जनरली क्या कहते हैं? लू। याद रखिएगा, तेज़ हवाएं और धूल भरी तेज़ हवाएं एवं आंधियाँ चलती है, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी हल्का बारिश भी हो जाता है। औसत तापमान 30 डिग्री रहता है, जबकि गर्मी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। सबसे गर्म और सबसे जो ठंडा अपना प्रदेश है वो गया है, याद रखिएगा। वर्षा का मौसम, वर्षा ऋतु कब आती है, इस समय क्या क्या होता है? तो ये जून के तीसरे सप्ताह में आपको शुरू हो जाता है बिहार में। आप एक चीज़ याद रखिए कि बिहार में जून के तीसरे सप्ताह में आपको, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। इस समय हम लोग धान की खेती करते हैं। बरसात की पानी खेतों, नालों, गड्ढे भर जाते हैं, नदियाँ उफान आ जाती है, किसान खरीफ पोषण वो करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मानसून के सीज़न में कौन सा खेती होती है? खरीफ। और जो नॉर्थ बिहार है वो टोटली बाढ़ से डूब जाता है ऑलमोस्ट। दक्षिण बिहार में किसान धान के बीचड़े तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोरी, जिसको बोलते हैं कॉमन वहाँ के रीजनल भाषा में, जिसको बीचड़े तैयार करते हैं और रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। डेफिनेटली बारिश रहता है इसकी वजह से। महिलाएं भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान देती हैं। नेपाल की तराई की पहाड़ी से तेज़ी से गिरने के बाद नदियां अपनी बड़ी मात्रा में मिट्टी और कंकड़ पत्थर ले आती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपको कोसी के रीजन्स को बताना चाह रहा है कि वाई कोसी के रीजन्स में बाढ़ आते हैं। तो ये है कि उधर जो नेपाल से बहुत सारी सॉफ्ट मिट्टियाँ आ जाती हैं और यहाँ की जो नदी का डीपनेस रहता है उसको भर देता है, तो पानी जो है ऊपर से फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से नॉर्थ बिहार में पानी की बाढ़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब देखिए रोहित क्या बोल रहे हैं। रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ तो बहुत खूब आती है। गुरुजी ने बताया बाढ़ के मूल स्रोत हैं। अब जो नॉर्थ बिहार की नदियां हैं, अब देखते हैं ये क्योंकि पेरेनियल नदियां हैं, अब इसमें गंडक, बागमती, कमला, बैकाहा, करई, महानदी, कोसी इत्यादि। आप इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जनरली लोग नहीं जानते हैं, बैकाहा और करह, ये दो नदियाँ जो हैं वो यूनिक है थोड़ा, जो जनरली कम किताबों में मिलता है, यहाँ के टेक्स्ट बुक में है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि बैकाहा और करह जो नदी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में बहता है। जिनका उद्गम नेपाल में है, इसका उद्गम नेपाल में है ये तो पता चल गया। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक 110 किलोमीटर तक पूर्वी बांध एवं मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक की पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाली क्षेत्र है, जहां पर 3 से 4 महीना दोहरी जिंदगी जीते हैं। याद रखिए इस बात को, दोहरी जिंदगी क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट वाला सीन होता है ड्यूरिंग द फ्लड्स, उसको बोलते हैं दोहरी जिंदगी। और ये कहाँ पर जनरली हो रहा है? पश्चिमी बांध और पूर्वी बांध के बीच में, जो कि 10 किलोमीटर चौड़ी जगह है, क्षेत्र है। और पश्चिमी बांध का क्या लोकेशन है? मधुबनी से लेकर के खगड़िया तक। पूर्वी बांध का कहाँ है? सुपौल से लेकर के सहरसा तक, दक्षिण की तरफ। तो ये आपका एक्सपेंशन है। इसी के बीच में देखिए एक फ़ोटो भी दिखाया गया है दोहरी ज़िंदगी की, कि देखिए किस तरीके से राहत सामग्री वगैरह दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो चैलेंजेस है इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा होता है इस कंडीशन में, क्योंकि ये हर वर्ष का ऐसा सीन है, जितना कमाते होंगे और हर समय ये 3 मंथ्स का डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही मतलब चैलेंजफुल है। गवर्नमेंट शुड थिंक, और आप लोग जब अधिकारी बनिएगा तो ज़रूर सोचिएगा किसी टाइप का देयर शुड नॉट बी करप्शन, कि इन लोगों की ज़िंदगी का ऐसी बदतर ज़िंदगी हो सके। लेट्स मूव अहेड। आगे हम लोग मूव करते हैं। गुरुजी कहते हैं बातचीत के क्रम में कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। सोचिए 4 महीने, डैट मीन्स ये कितना बड़ा हो गया। 8 महीने भी इनके पास बचता है रिवाइव करने के लिए फिर। और ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के
तटबंधों और स्पर्धों पर रहने चले जाते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित कर देते हैं, और इसलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा न ले जाए। तो ये काफ़ी इजी था समझने के लिए। ये दोहरा ज़िंदगी का एक्चुअली फीचर है। आप लोग जब बाढ़ का क्वेश्चन मेंस में आए तो ये दोहरा ज़िंदगी की ज़रूर चर्चा कीजिए कि सामाजिक परिस्थितियाँ क्या क्या होती है, विस्थापन में किस तरीके से जो एल्डरली हैं, गर्ल्स हैं, फिर जो एजुकेशन है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, उसमें कितना दिक्कत होता होगा। यू कैन थिंक हेयर कि हाउ मच इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल सच थिंग्स। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। ये याद रखिए, मनीजर, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता है कि ये मनीजर की बीजें क्या होती है। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीज के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम में आते हैं। तो ये चीज़ है, आप अगर कहीं देखे होंगे तो मनीजर के बड़े बड़े लकड़ी होती है, उसमें पत्ते होते हैं, और कहीं ना कहीं जलावन के काम में आता है। जब आप जहाँ पर पानी बहुत दिन तक रहता है, लगभग 3-4 महीना, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है। पता कीजिए बाढ़ के क्षेत्र में फसल के बजाय डंठल वाले मनीजर के बीज क्यों छींट देते हैं। दक्षिण बिहार में मनीजर के डंठल जैसे किसी पौधे की खोज कीजिए। मनीजर के बीज कैसे होते हैं, तटबंध और स्पर क्या है। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा। ये बीपीएससी के मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो दिस। आगे हम लोग मूव करते हैं। तटबंधों पर रहते हुए मवेशियों के दूध की बिक्री, बचाकर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाता है। सोचिए कितना टफ जीवन है फिर उस समय ये 4 महीने। ये ठीक वैसी ही जीवन है जैसे अगर आप देखे होंगे पहाड़ी इलाकों में पानी लाने के लिए कितनी दूर नीचे जाना पड़ता है, या राजस्थान की रेगिस्तान। तो सोचिए लाइफ कितनी इनकी टफ होती है, और एक साइड हम लोग कितना एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो वी शुड ऑलवेज थिंक एंड हैव द टेंडेंसी टू वर्क हार्ड। आगे हम लोग मूव करते हैं। ये अपने गाँवों एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वो घर को देख करके आते हैं या काम के चीज़ें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती है। पानी उतरते ही वापस गांव में लौट जाते हैं, और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआई मिट्टी में परवल, ककड़ी, मसरीकंद, अरहुआ, तरबूजा, दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। अब सोचिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस कि ये जो दोमट मिट्टी आती है इसमें क्या क्या फसल टाइप में, मक्का, दलहन, गेहूं। तभी आप देखे होंगे खगड़िया वाले रीजन वगैरह में आपको मक्का बहुत ज़्यादा मिलता है, और फिर गेहूं की ये खेती करते हैं। वो बीच में बलुआई जो मिट्टी होती है, अगर आप देखे होंगे नदियों के किनारे पर बलुआई मिट्टी होती है, उसमें परवल की सब्जी कर देते हैं, ककड़ी, मसरीकंद वगैरह कर देते हैं, क्योंकि ये उस समय का सीजन रहता है मानसून के समय में, मतलब कि आप मिड जून के बाद वाली जो समय रहता है, तो वहाँ पर ये परवल, ककड़ी, मतलब कि ये जो सब्जी वाली उत्पादन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ में अरहुआ, मसरीकंद आप देख लीजिएगा क्या होता है, तरबूज वगैरह जानते होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ईजिली इनको मिल जाता है, क्योंकि लैंड फर्टाइल हो जाता है। अगले 8 महीने के लिए फिर गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने का रहना होता है, क्योंकि ये 4 महीने इनको बाढ़ और 8 महीने फिर इनको मेहनत करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिससे कि वो रिवाइव कर सकें। आगे हम लोग मूव करते हैं। बाढ़ के पानी, आप बताइए, अब इसमें बताना है कि बाढ़ के पानी उतरते ही गाँव और घरों में प्राथमिक ज़रूरतें क्या क्या होती है। बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, बाढ़ से बचाव क्या है। आगे हम लोग मूव करते हैं, वो है एक आपको टाल क्षेत्र के गांव की कहानी। तो देखते हैं टाल क्षेत्र की गांव की कहानी। टाल क्षेत्र जनरली कहाँ होता है, अब हम लोग देखते हैं। पटना से पूरब एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मुकामा ताल क्षेत्र कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए, पटना से पूरब
एक बड़ा सा हिस्सा फतुआ से बड़हिया, ये फतुआ से बड़हिया, फतुआ कहाँ पर है? पटना डिस्ट्रिक्ट में, बड़हिया मोकामा वाला में, तक ताल या टाल क्षेत्र कहलाता है। जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियाँ के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है, दक्षिण बिहार के, क्योंकि ये पेरिनियल नहीं है, हजारीबाग वाले पठार से होकर के आते हैं। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सा दृश्य नज़र उपस्थित होता है। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। पटना से लखीसराय जाते वक्त आप ये बात याद रखिए, ये ताल वाला रीजन है। पटना से रेलगाड़ी से जाने के बाद आपको ये दिखाई देगा। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ लोगों से पूछिएगा कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसलें रोपेंगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? रामधनी यही नाम था उस आदमी का जिसने जवाब दिया। लगता है पहली बार इधर आए हैं। अरे यह ताल क्षेत्र है, यह ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ फसल तो बोते ही नहीं हैं। अक्टूबर में जरा सा पानी धरती सोख लेता है और ज़मीन दलदली होती है। इसमें दलहन और रबी का फसल करते हैं। अब ये जो है वहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप की जो फसल है वो ताल एरिया में नहीं बोई जाती है, तो खरीफ। वहाँ पर जनरली क्या होता है? दलहन और रबी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। क्यों नहीं होता है? रीजन बिहाइंड कि पानी से डूबा रहता है तो पौधा गल जाएगा। वो सीजन किस वक्त का रहता है? धान की खेती की, तो इसकी वजह से नहीं होता है। फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? रबी, मतलब कि गेहूं की खेती करते हैं और फिर दलहन की खेती करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये ताल वाला एरिया है किस चीज़ के लिए सूटेबल है? गेहूं और दलहन के लिए। खरीफ के लिए मतलब धान के लिए सूटेबल नहीं है। आगे हम लोग मूव करते हैं। आगे देखते हैं। फिर वो बताने लगा कि पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। मेड़ आप जानते होंगे कि दो खेतों के बीच में एक जो बाउंड्री लाइन होती है उसको मेड़ कहते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुवाई अंदाज से करते हैं। वो अंदाज से करते मतलब कि जस्ट कोई साइंटिफिक मेजरमेंट वगैरह नहीं करते हैं कि कितना है नहीं है। वो अपने अंदाज से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उस तरीके से करते हैं, किसान जो हैं वो करते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होता है। फसल तैयार होने पर अपने ज़मीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई देखकर फसल काट लेते हैं। वाह, देखिए क्या चीज़ है। डैट मीन्स ये कैसे मैनेज होता होगा? इट्स वेरी टफ इन प्रैक्टिकल कि अपने अंदाज से काट लेना और अपने अंदाज से बो देना। इट्स वेरी टफ। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी फसल ज़बरदस्त होता है। ये बात समझिए, मिट्टी दलदली होने के कारण रबी फसल ज़बरदस्त होता है। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाँटने वाली कई मिलें भी हैं, दाल छाँटने वाली कई मिलें भी हैं और पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। दुधारू पशुओं के लिए भी लाभदायक है। और कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है क्या? कोई इलाका सब्जियों के लिए? हाँ, पटना के निकट दियारा और जल्ला क्षेत्र है। दियारा और पटना के निकट जल्ला क्षेत्र, ये जल्ला क्षेत्र देख लीजिएगा कि कौन सा एरिया होता है। ये जल्ला क्षेत्र मुझे भी फ़िलहाल पता नहीं है। दियारा वाला एरिया तो आप जानते होंगे, जो गंगा नदी के इर्द गिर्द की जो लोकेशन होता है। इर्द गिर्द का लोकेशन मतलब किनारे का जो लगभग 1-1.5 किलोमीटर की आप देखेंगे कि बलुआई एरिया होता है, उसको दियारा बोलते हैं। और वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सब्जी बोने के लिए। और वो वहाँ ही नहीं, नदियों के किनारे हर जगह होता है ऑलमोस्ट। इवन आप सोन में भी चले जाइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड गो फॉर ऑलवेज द टेक्स्ट बुक। फर्स्ट रीडिंग शुड बी योर टेक्स्ट बुक। अब सोचिए कि ये कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जा रही है। आप इस कंसेप्ट को भूल नहीं सकते कि क्यों वहाँ पे ये जो ताल वाली रीजन है वहाँ पे धान की खेती नहीं होती है, किस फसल के लिए अच्छी है, कब वहाँ पर सब्जियाँ होती है, कौन सी मिलें हैं इन प्रॉक्सिमिटी। तो इस वजह से टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डैट मीन्स फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। जो कि आपका मेंस और इंटरव्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपके रैंक और सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग आगे मूव करते हैं। जाड़े के मौसम। अब जाड़े के मौसम के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर
इन्होंने बोला है दुर्गा पूजा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जाड़े के मौसम में क्या आ रहा है, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक। इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर से जनवरी महीने तक शीतलहरी चलती है। शीतलहरी में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। दोपहर में कोहरा छाया रहता है। एक्चुअली ऊपर में जस्ट ये डिस्कशन है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, इसलिए इस पोर्शन को मैंने छोड़ दिया और सीधा यहाँ पर आपको मैंने बताने की कोशिश किया कि शीतलहरी रहती है, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। कृषि व्यवसाय हम लोग देखते हैं, कृषि व्यवसाय का क्या सीन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गाँवों में यही प्रमुख व्यवसाय है। डैट मीन्स एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस रूरल एरियाज़। अपने राज्य बिहार में धान प्रमुख खेती होती है, धान की प्रमुख खेती होती है। धान से ही चावल प्राप्त होता है और हमारी प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन, तेलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के उपयोग में आते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में तंबाकू, छपरा, सिवान में देखिए कहाँ पर तंबाकू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशाली, समस्तीपुर और आपको मुजफ्फरपुर, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तंबाकू का कौन करता है, वैशाली। वैसे ये पटना वगैरह में भी होता है। छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण गन्ना आप देख रहे हैं। ये क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है। गोसीसा मतलब कि सिवान, सारण, छपरा, गोपालगंज और चंपारण का क्षेत्र ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। किसके लिए, गन्ना के लिए। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज किस लिए, जूट के लिए। और अभी जूट का कौन सा वाला मिल चल रहा है, कटिहार वाला, ओनली फंक्शनल मिल ऑफ जूट। तो ये कहाँ हो गया, कटिहार। इन फसलों के कारखाने में ले जाए जाते हैं तंबाकू से सिगरेट, बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ और जूट पाट के सामान से जूट से पाट बनाए जाते हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट कृषि व्यवसाय है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल बेस्ड एक्टिविटीज़। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस वन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हम लोग देखते हैं क्या है कि जो बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है, मात्र 6 ये कब का डाटा है, ये पुराना डाटा है, अभी 7 पॉइंट समथिंग हो रखा है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ में जंगल मिलते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में जंगल मिलता है। जंगल जनरली अगर आप देखिएगा, इफ़ यू विल गो थ्रू, तो बिहार में जो हिली एरिया है, डैट मीन्स साउथ बिहार, जैसे रोहतास वाला है, औरंगाबाद वाला रीजन है, गया वाला रीजन है, तो यहाँ पर थोड़े जंगल मिलेंगे। जहाँ समतल भूमि है वहाँ पर क्या है, लोगों ने जंगलों को काट करके वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बट एट द सेम टाइम पश्चिमी चंपारण वाला जो एरिया है वहाँ पर भी आपको हिली एरिया मिलेगा, जिसकी वजह से, और बिहार में घना वाला जंगल जो है वो आपको यहीं पर मिलता है पश्चिमी चंपारण में, और जो खुला वन है वो आपको सासाराम, रोहतास वाला एरिया में ज़्यादा मिलेगा। अब सोमेश्वर की पहाड़ी वगैरह आप देख लिए। अररिया, पूर्णिया जिले में कुछ हिस्सा में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई, बांका जिले में कुछ हिस्सा में ये देखिए जमुई और बांका, ये सारे साउथ बिहार वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर मिलता है कुछ हिस्से में जंगल जहाँ पर पहाड़ वाला है। गया तथा नवादा जिले में झारखंड से समेत कुछ हिस्से में वन से आच्छादित हैं, मतलब आपको यहाँ गया और नवादा जिले में भी जहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर मिलेगा। राजगीर की पहाड़ियाँ, कैमूर के पहाड़ियाँ पर भी वन मिलता है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है, डेंसिटी वाला नहीं है। दूर दूर पे आपको छोटे छोटे वन मिलेंगे। तो ये आपका चीज़ है जो आप यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आपको समझना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाँ पर थोड़ी सी हिली एरिया, पठारी एरिया है बिहार में, वहाँ पर जनरली आपको वन अभी भी इन कंपैरिजन टू द जो समतल लैंड है जहाँ पर लोग ने काट करके अपना भूमि जो है एग्रीकल्चर के लिए बना रखा है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं तंबाकू। हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरैसा तंबाकू बोर्ड लिखा देखा है? अब देखिए ये सरैसा का बात आगे कर रहा है, हम लोग आगे मूव करके देखते हैं क्या बताते हैं इसके बारे में। इसका मतलब क्या है, कभी सोचा है? गुरुजी के कि यह बातें चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा तंबाकू के दुकानों में दिखता है? गुरुजी कहा, मैंने तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। और दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल और सरैसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तरी बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में कई
प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों में संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। वाह, देखिए, ये संयुक्त रूप से जहाँ पर ये खेती की जाती है तंबाकू की, उसको क्या बोला जाता है? सरैसा क्षेत्र। कहाँ पर है ये? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, देख रहे हैं ये लोकेशन, सरैसा क्षेत्र। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट बुक। ये आपको जनरली नहीं मिलेगा कोई पत्रिका वगैरह मैगजीन में, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, गो थ्रू द थॉरो स्टडी ऑफ टेक्स्ट बुक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। यहाँ किसी खास गांव का नाम ना होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है सरैसा। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है। वहाँ के किसान की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों में खूब साफ कर तंबाकू के पौधे लगाना होता है, उसके पत्तों को सुखाना एवं व्यवसायी के हाथों बेच देना होता रहता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। इन इलाकों में किसान बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत से तंबाकू का पौधा उगाते हैं, यानी कि तंबाकू को उपजाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की लागत होती है। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। कैसी होती है? अब देखिए, ये जो मुजफ्फरपुर वैशाली वाला रीजन था, सरैसा वाला, वो क्या है? चूना युक्त है। एक सीध में एक एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। इसीलिए एक सप्ताह तक धूप से बचने के लिए दिन में पौधे के केले के पत्ते की टोकरी से ढक दे जाती है। क्यारियाँ में खरपतवार एवं ठेले बिल्कुल नहीं रहते हैं। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन पत्तों को तोड़कर भिगाकर के धीरे धीरे सुखाते हैं, पत्तों को लपेट कर रखे जाते हैं। चूँकि सरैसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसीलिए तंबाकू बेचने वाले सरैस के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। मतलब कि दिस इज अ टाइप ऑफ जीआई टैग टाइप का, कि ये इनको एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि ये किस टाइप का और कहाँ का तंबाकू है। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। तो आप इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं। मीठी चीनी कहाँ से आती है? गुड़ और चीनी। तो ये गुड़ चीनी कहाँ से आती है देखते हैं। ये पश्चिमी चंपारण, ये जो स्थित एरिया कहाँ है? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण से। कहाँ पर से आता है गुड़? तो गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने कहा है, मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश होता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त होता है। देखिए, ये जो चूने की अंश होती है, ये मिट्टी ईख की खेती के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त होता है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर में गन्ने लदे हुए हैं और वे चीनी की मिलों की ओर जा रही हैं। चीनी मिलों में किसान गन्नों को बेचता है। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान हैं, वो अकेले 125 ट्रैक्टर गन्ने की उपज करते हैं और चीनी बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक। अब हम लोग आगे ये मूव करते हैं कि ये किस टाइप का फसल है? नकदी फसल है, डैट मीन्स कैश क्रॉप है। आगे हम लोग मूव करते हैं कि इसमें गुरुजी बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए कोई चीज़ वैसा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था। पेराई मतलब समझते होंगे, मतलब कि उसको जो क्रश करके उससे निकाला जाता है गन्ने से जूस। आगे बढ़ते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों ने इन चीनी मिलों का रोज़गार मिला हुआ है, और डेफिनेटली आपको जो नॉर्थ वेस्ट बिहार था, वहाँ पर चीनी मिल की भी संख्या ज़्यादा थी और वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार भी मिली हुई थी। आगे हम लोग मूव करते हैं। वन्यजीव प्राणी। अब इसमें देखते हैं वन्यजीव प्राणी में क्या क्या चीज़ की चर्चा की गई है। अब हमारे यहाँ पर क्या क्या मिलता है? बाघ, भालू, बारहसिंगा, नीलगाय, हाथी आदि जानवर मिलते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये आप लोग सभी जानते हैं। घने जंगलों में बाघ एवं हाथियों की भरमार थी। जंगल काटते काटते आप ये बात जान रहे होंगे, आज भी पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर में रात्रि में बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ये इकलौता हमारे यहाँ पर अभी नेशनल पार्क है। वैसे रोहतास में भी एक बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ऑन रिकॉर्ड वाल्मीकि नगर है।
इसमें कहाँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है? जंगली सूअर, भालू, हिरन की बहुलता मिलती है। वाल्मीकि नगर से अतिरिक्त रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य है, नालंदा जिले में राजगीर अभ्यारण्य है, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीमबांध अभ्यारण्य है, और इसी के गर्भ में जल स्रोत, गर्भजल के सोते भी का किसी का भी मन मोह सकता है। ये कहाँ पर है? राजगीर, खड़गपुर की पहाड़ियों में। तो ये आपको याद रखिएगा, ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है इन सारे पहाड़ियों में सबसे पुराना है, ये बात भी आप याद रखिएगा। गंगा और सोन के दियारे में लगी हुई लंबी घासें के बीच नील गायों को दौड़ते हुए आप देख सकते हैं। कभी आप ये बिहटा, फिर से गंगा, पालीगंज, इस टाइप के रीजन में आप जाइएगा तो यहाँ पर नील गाय आपको दिख जाएगा। इवन इन IIT यू विल फाइंड दिस। IIT बिहटा में नील गाय बहुत ज़्यादा है। यहाँ सांप भी विभिन्न प्रजातियों की मिलती है, इनमें गोहमन, करैत, धामिन इत्यादि है। बेगूसराय के जिले में कांवरताल है, ये बात याद रखिएगा। कांवरताल कहाँ है? बेगूसराय में। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये आपको BPSC में बहुत बार पूछा जा चुका है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जंगली जानवरों का आकर्षक के केंद्र है, ये भी आपको BPSC में पूछा जा चुका है। ये आप आगे मूव करते हैं। दानापुर में सैनिक छावनी है जिसके नीचे साइबेरियन क्रेन वगैरह प्रतिवर्ष आती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम अब आगे देखते हैं तो ये है कि हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। 2011 ईस्वी के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो ये देख लीजिए, 10,38,04,67। आप याद रखिएगा इसको इस तरीके से, 10,38,04,637, क्योंकि ये कभी कभी पूरा वो पूछ देता है नंबर और बीच में से 1-2 नंबर इधर उधर कर देता है। तो ये आप BPSC प्रीलिम्स के लिए देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी भी 2011 वाला ही सेंसस चल रहा है, तो आपको फैक्ट यहीं से आएगा। अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, ये आपको पता है। फिर बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है, ये भी आपको पता है। इस नगर में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। गहन खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। आप ये जान रहे होंगे कि इंटेंसिव हम लोग फार्मिंग करते हैं। रासायनिक की भी जो खादों की इस्तेमाल है वो अभी हम लोग ने रिसेंटली बढ़ा दिया है फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ द फूड है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है। यह भी भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, ये उर्वरा शक्ति को कहीं ना कहीं छिन्न करता है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है, फिर भी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहें, यही सबके सपना चाहिए। तो ये हमारा मतलब कि ये था आपका पूरा कंटेंट इस चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ लो। देखिए, ये क्वेश्चन है, रबी फसलों का मशहूर ताल क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो तराई रीजन, पटना से पूरब, फिर से आपको पटना से पश्चिम, शाहाबाद, पटना से पूरब की ओर। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तराई रीजन में। सरैसा कहाँ है? तो आपको वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। ये गन्ना का उत्पादन किस एरिया में होता है? तो सीधा देखिए, यहाँ किशनगंज ख़त्म, गया नवादा ख़त्म, पूर्णिया कटिहार ख़त्म, ये आपका रीजन हो गया। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 2 टाइम्स इज़ इनफ। हो सके तो कुछ कुछ का नोट्स बना लीजिए, डेट्स इट। आप इतना कर लेते हैं, आपके BPSC के लिए जियोग्राफिकल कंसेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड ट्राई टू रीड दिस टेक्स्ट बुक्स। थैंक यू।